चैप्टर है दैट इज अबाउट मोटिवेशन। साइकोलॉजी के अंदर मोटिवेशन का ताल्लुक हमने पढ़ना है कि हाउ वी यूज मोटिवेशन इन द साइकोलॉजी। तो मोटिवेशन के लिए जो किताबें हमें 3 वर्ड्स बताती हैं कि व्हाट द मोटिवेशन इज, ठीक है। तो उनके लिए 3 वर्ड्स होते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं, वो क्या हैं। देखिए, बात करते हैं तो हम 3 लफ्ज पढ़ते हैं, तवज्जो चाहिए सब लोगों की, एनर्जी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस। देखिए, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स का नाम है। ड्राइविंग फोर्स क्या? यानी एक ऐसी फोर्स जो किसी इंसान को ड्राइव करती है या किसी इंसान को मजबूर करती है या किसी इंसान को उकसाती है कुछ करने पर। ठीक हो गया? मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स का नाम है जो किसी इंसान को कोई भी काम करने पर उकसाती है, मजबूर करती है। और अब ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर मुझे आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है, तो मुझे मेरी ड्राइविंग फोर्स उकसाएगी कि जाऊं मैं उठकर पानी पी कर आऊं। अगर तो वो मेरी ड्राइविंग फोर्स लाइक आई एम फीलिंग सो मच थर्स्टी, अगर मैं बहुत ज्यादा प्यास महसूस कर रहा हूं, तो मैं शायद बहुत जल्दी करूं कि जाऊं मैं और फटाफट पानी पीऊं। अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा जो प्यास का लेवल है वो इतना अभी ज्यादा हाई नहीं है, तो मैं शायद कहूं चलो ठीक है, मैं लेक्चर के बाद पानी पी लूंगा। तो इसका मतलब बेसिकली यही यही सेम असूल जो है वो हमारे तमाम कामों पर अप्लाई होता है कि अगर हमने कोई भी काम करना है, तो उस काम के पीछे जो शिद्दत है उसकी, उस काम के पीछे जो उसकी इंटेंसिटी होती है, बेसिकली वो हमें कोई भी काम करने पर उकसाती है। और वो जो इंटेंसिटी होती है ना, उसको कहते हैं एनर्जी। ठीक है? यानी मोटिवेशन के अंदर 3 लफ्ज होते हैं, एनर्जी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस। एनर्जी क्या है? एनर्जी वो ड्राइविंग फोर्स है, वो उस फोर्स की इंटेंसिटी है जो आपको किसी भी काम करने पर उकसाती है। सपोज अब वंस यू आर एनर्जाइज, यू गॉट द इंटेंसिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, फिर बारी आ जाती है डायरेक्शन की, कि जब आपको आपकी ड्राइविंग फोर्स ने इतनी एनर्जी दे दी, इतना ड्राइव कर दिया, अब आपको जरूरत है डायरेक्शन की। डायरेक्शन से मतलब ये कि करना क्या है। देखो, अगर मुझे मेरी ड्राइविंग फोर्स ने जो है वो ड्राइव किया कि मुझे इस वक्त शदीद प्यास लगी है, नाउ द डायरेक्शन इज आई शुड नो वेयर आई शुड गो। मुझे कहां जाना चाहिए, कहां पर फ्रिज है, कहां पर पानी है, एटलीस्ट आई शुड नो। अगर मुझे डायरेक्शन मेरी पता होगी तो मैं सीधा फ्रिज के पास जाऊंगा या पानी वाली जगह पे जाऊंगा, जाकर पानी पी लूंगा। इफ आई डू नॉट हैव, आई डोंट नो द डायरेक्शन, देन वेयर आई विल बी मूव। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रहनुमाई लेनी पड़ेगी डायरेक्शन के लिए। ठीक है? तो खाली ड्राइविंग फोर्स हो, यानी बिल्कुल आपने इरादा कर लिया कि जो मर्जी हो जाए, मैंने जो है वो एक फलां पोजीशन हासिल कर लेनी है, मैंने जो है वो फलां ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लग जाना है, मैंने अपना जो है वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। इट्स ओके, ओके, आई गॉट, यू गॉट द एनर्जी, आपको एनर्जी मिल गई, ठीक है। बट नाउ वेयर इज द डायरेक्शन? यू शुड बी knowing the direction that how you have to fulfill your जो भी आपकी डिमांड है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, आपको उसको अचीव करने के लिए यू नीड द डायरेक्शन। वंस यू गॉट द डायरेक्शन, बहुत दफा ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैंने आज से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक हो गया? तो आप क्या करते हैं? आप अपनी किताबों का ढेर लगाते हैं, आप अपने पास किताबें जमा करते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आप कहते हैं कि यार नहीं, बस ठीक है, चलो ठहर के पढ़ते हैं। वो ठहर जो है वो फिर लंबी होती जाती है, फिर अगले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन वो ठहर भी आती नहीं। तो इसका मतलब, वन थिंग, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, यू नीड असिस्टेंस, परसिस्टेंस। आपके पास एनर्जी होनी चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए। एनर्जी क्या है? एक ड्राइविंग फोर्स है, एक उकसाने वाली फोर्स है, एक इंटेंसिटी है कि कितनी शिद्दत है आपको गोल अचीव करने की। फिर डायरेक्शन, कि आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए जिस पे आपने मूव करना है। एंड द थर्ड वन इज परसिस्टेंस, कि यू शुड हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ ऑफ हैविंग, कि आप क्या करें कि आप परसिस्टेड रहें, आप
जो है वो उस काम के ऊपर लगे रहें कि मैंने ये काम करके छोड़ना है, ठीक है, जिसको मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं, जिसको कांस्टेंट जो आपका बिहेवियर है वो कहते हैं कि आप सोचते हैं कि नहीं जो मर्जी हो जाए मैंने ये काम करना ही करना है, दिस इज परसिस्टेंस। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान के पास एनर्जी भी होती है, उसको पता भी लग जाता है कि मैंने अपने गोल को कैसे फुलफिल करना है, लेकिन लैक ऑफ परसिस्टेंस, मुसलसल काम ना करने की वजह से, मुसलसल अपनी तबीयत को उस काम पे ना लगा रखने की वजह से इंसान वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाता। तो फॉर द मोटिवेशन यू नीड थ्री थिंग्स: एनर्जी, डायरेक्शन एंड मोटिवेशन रेफर्स टू स्टेट्स विद इन अ पर्सन और एनिमल। अच्छा, अब हमने तो बात की सिर्फ ह्यूमंस की, बट एनिमल्स जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं मोटिवेशन के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन दे फील थर्स्ट, व्हेन दे फील हंगर, तो वो उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं, वो उसके लिए मूव करते हैं। सो लेकिन हम ये एनिमल्स को वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, वी आर डिस्कसिंग ओनली द ह्यूमंस। Motivation refers to the states within a person or animals that drive behavior towards some goal. किसी गोल को अचीव करने के लिए उसके अंदर एक ड्राइव पैदा होती है, एक फोर्स पैदा होती है जो उसको गोल अचीव करने पर उकसाती है। In other words, motivation has three aspects: a driving state, जिसको हमने एनर्जी का नाम दिया, and the behavior aroused डायरेक्टेड बाय द स्टेट, जिसको हमने डायरेक्शन का नाम दिया, यानी ऐसा बिहेवियर जिसके पास डायरेक्शन हो, एंड द गोल टुवर्ड्स विच द बिहेवियर इज डायरेक्टेड, और वो गोल जिसकी तरफ इंसान ने मूव करना है, जिसको हमने नाम दिया परसिस्टेंस का। तो बेसिकली ये हमारी ही डेफिनेशन है, जिसको उन्होंने तीन वर्ड्स में, अगेन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। द ड्राइविंग स्टेट विद इन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एनर्जी. The behavior aroused and directed by the state is direction, and the goal towards which the behavior is directed is called persistence. ठीक हो गया जी? तो a notable point about motives is that we cannot observe them directly. अच्छा, एक और बात कि मोटिवेशन, याद रखिएगा कि मोटिवेशन कभी भी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। ये डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इस वक्त जो है फलां बच्चा, फलां स्टूडेंट कितना मोटिवेटेड है, तो मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूं? मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई कहे जी मैं 5 मोटिवेटेड हूं, कोई कहे मैं 15 मोटिवेटेड हूं, कोई कहे जी मैं 16 मोटिवेटेड हूं। ऐसा नहीं होता। यू कैन नॉट गिव द क्वांटिटेटिव नंबर टू द मोटिवेशन, ठीक है? आप मोटिवेशन को कोई क्वांटिटेटिव नंबर नहीं दे सकते। A notable point about motives is that we cannot observe them directly. We infer their existence from what people say and what they feel, and from observing that people and animal work together certain goals. हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बंदा या बंदी कितनी मोटिवेटेड है। भाई देखें, अगर किसी ने इरादा कर लिया है कि मैंने इस दफा पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा इज शी मोटिवेटेड और नॉट? हमें ऐसे पता लगेगा कि हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो रात दिन किताबों के साथ लगी हुई है या लगा हुआ है, वो रात दिन अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे हैं। अब उसने अपनी तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो साइड पे कर दी हैं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस है। और उसके बाद जितना भी जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो ज्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई पर ही लगता है। तो इट मींस कि नजर आ रहा है, वी आर ऑब्जर्विंग। तो दिस ऑब्जर्वेंस इज बेसिकली कॉल्ड, मतलब इस ऑब्जर्वेंस से हम फील कर सकते हैं कि कोई कितना मोटिवेटेड है। अदरवाइज हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये जहन में रखें कि हम ये नहीं कह सकते ये 4 मोटिवेशन है, ये 5 मोटिवेशन है, या फला बंदा 6 मोटिवेशन है, ऐसे नहीं होता। तो मोटिवेशन को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जस्ट वी कैन ऑब्जर्व एंड वी मे फाइंड आउट के दैट हाउ मच मोटिवेटेड इज दैट पर्सन। तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करने के बाद ही कह सकते हैं कुछ। इसके बाद motives also helps us make predictions about behavior. A person who needs the company of others will seek it many situations. अच्छा, अब जैसे देखिए कि कल ही एक वाकया आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा अखबारात में, टेलीविजन की जीनत भी बनाए, कि जो इंडियन एक्टर था सुशांत, उसने जो है वो सुसाइड कर लिया। अब देखिए, आप याद रखिए कि जब कोई इंसान मजबूर हो जाता है, जब कोई इंसान लाचार हो जाता है, जब कोई इंसान बिल्कुल समझता है कि मैं इस दुनिया के काबिल नहीं रहा या दुनिया मेरे काबिल नहीं रही, तो उस वक्त अगर किसी इंसान को बचा सकती है तो वो मोटिवेशन है। ये जहन में रखिएगा बात
कि दुनिया के अंदर अगर किसी भी जो ऐसा इंसान हो जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हो, जो बिल्कुल अंधेरों में जा चुका हो, अगर उसको कोई चीज बचा सकती है तो वो मोटिवेशन है। अब एक तो तरीका ये है कि मोटिवेशन उसके अंदर से पैदा हो, जैसे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के पास वो मोटिवेशन रखी हुई है इस शक्ल में कि खुदकुशी हराम है। तो मुसलमान खुदकुशी की तरफ नहीं सोचता क्योंकि उसको पता है कि ये एक हराम काम है। तो ये एक अल्लाह की तरफ से मोटिवेशन है। एक मोटिवेशन वो होती है जो आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं कि नहीं, जो कुछ मर्जी हो जाए, मैंने अपने हालात का मुकाबला करना है, मैंने जिंदगी के साथ चलना है, मैंने जिंदगी को गुजारना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोटिवेशन। एक मोटिवेशन वो आ जाती है जो आपको कोई और देता है, कोई आपका दोस्त, कोई आपका भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई अजीज, वो आपको मोटिवेशन देता है कि नहीं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। इफ यू हैव फेल्ड इन वन थिंग, इट डजंट मीन दैट यू हैव फेल्ड इन लाइफ। किसी एक चीज में फेल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी में फेल हो गए हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू एक्सप्लोर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन परफॉर्म इन योर लाइफ। तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो हो सकता है, मतलब मुझे लगता है इंडिया में तो ये होता है, बड़ा कॉमन है कि वहां पर कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद जो है वो एक ऐसी स्टोरी घड़ दी जाती है कि लगे कि वो सुसाइड थी। मे बी सुसाइड भी हो, अगर सुसाइड है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन पे जाती है। तो याद रखिए, whatever the reasons, wherever the situations are, you should be very much motivated towards your goals. एक हार जो होती है वो जिंदगी की हार नहीं होती। एक हार बहुत सारे रास्ते खोलती है जिंदगी की और बहुत सारी जीतों के लिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दिस इज बेसिकली अ कॉल्ड मोटिवेशन। नाउ यू कैन सी हाउ मच द इंपॉर्टेंट द मोटिवेशन इज। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल पे। तो मोटिवेशन साइकिल में देखें, आपको 3 वर्ड्स नजर आ रहे हैं मोटिवेशन साइकिल में: ड्राइव, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर और गोल। ठीक हो गया, ये वही 3 वर्ड हैं। आप जहन में रखिए कि आप कोई और किताब देखेंगे तो आपको शायद कोई और 3 वर्ड, लेकिन जो 3 वर्ड हमने पढ़ लिए हैं, एनर्जी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस, चलेंगे ये 3 वर्ड ही। हो सकता है उस वर्ड का नाम चेंज हो जाए, उसका थोड़ा सा जो है वो उसके साथ कोई और चीज ऐड कर दी जाए, लेकिन जो बेसिक थीम है मोटिवेशन का वो वही रहेगा कि ड्राइव, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर और गोल। ये ड्राइव क्या है? दिस इज एनर्जी। ये इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर जो है ये क्या है? दैट इज योर डायरेक्शन। और गोल क्या है? दैट इज योर परसिस्टेंस। ठीक है जी, तो एक दफा इसको पढ़ लेते हैं। ड्राइव इज रिगार्डेड एज अ फोर्स। ठीक हो गया, ड्राइव इज अ फोर्स। द सेकेंड स्टेज ऑफ द मोटिवेशनल साइकिल इज इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, that is instigated by the driving state. For example, if you are feeling hunger, drives an animal, वो किसी इंसान को, जानदार को ड्राइव करेगा कि भाई खाने की तलाश करो. Sooner or later this behavior succeeds, thereby reducing both the needs and the driving state. Thus, an organism's behavior is a means towards the third stage of a motivational cycle, the satisfaction of the need by reaching a goal. अगर तो वो गोल पर पहुंच जाएगा, अगर जो गोल है थर्ड स्टेज पर जाकर उसको मिल जाएगा, यानी वो परसिस्टेंस रहेगा कि मैंने जिंदगी में ये काम करना है, अगर वो परसिस्टेंस है, वो अपना गोल अचीव कर लेता है, तो इट मींस कि दिस इज द एंड ऑफ द साइकिल। ठीक हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही ना कि आप कहते हैं कि यार मैंने ना फलां मोबाइल खरीदना है, मैंने नया मोबाइल खरीदना है। ठीक हो गया, अब ये क्या है? ये एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन स्टार्ट हो गई कि नया मोबाइल खरीदना है। अब इसके लिए यू नीड एनर्जी, एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट हो गई, आपने उसको, उसके फीचर्स पढ़े, किसी दोस्त के पास देखा, तो यू आर वेरी मच ओवरवेल्म्ड कि यार बहुत आला मोबाइल है। अब द सेकंड स्टेज इज यू नीड डायरेक्शन कि भाई इस मोबाइल को लेना कैसे है, पैसे जमा करूं, किसी अम्मा अब्बा से कहूं, या किसी से उधार मांगूं, या कैसे कर्ज लूं, ये मैंने मोबाइल लेना कैसे है। तो आप उसके लिए कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं, आप कोई पैसे जमा करते हैं, कोई ईदी शीदी जमा करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। तीसरे नंबर पर परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है? यू हैव टू वर्क ऑन टू कंटिन्यूटी, मतलब आप उस मोबाइल को हासिल करने के लिए कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। आप ये नहीं करते कि यार अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अभी तो इतने पैसे नहीं जमा हुए, मुझे नहीं लगता कि आई वुड बी एबल टू परचेज दिस मोबाइल, तो आप अपनी मोटिवेशन खो देते हैं। अगर आप परसिस्टेंटली लगे रहते हैं
तो यू अचीव योर गोल्स। तो ये आपकी जो मोटिवेशन की साइकिल थी ये एंड हो जाती है। ठीक हो गया। ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स में जो यूटिलिटी और वो आप पढ़ते हैं ना, यूटिलिटी, जब आप एक चीज खरीद लेते हैं तो फिर आपकी एक चीज खा लेते हैं तो फिर वो आपकी यूटिलिटी पूरी हो जाती है, फिर आप नई मोटिव की तरफ चले जाते हैं, फिर आप नए टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर आप नए गोल की तरफ चले जाते हैं। जैसे अभी आपका गोल है कि हमने इंशाल्लाह 4 साल में ये बहुत अच्छे नंबर लेके हमने ये बीबीए क्लियर करना। मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ इनबोर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इंस्टिंक्ट थ्योरी ये कहती है कि ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन इंसान का इनबोर्न बिहेवियर है। इनबोर्न बिहेवियर से क्या मतलब होता है कि जो उसके अंदर पैदाइश के वक्त जो एक बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड इनबोर्न बिहेवियर। पीपल एंड एनिमल्स आर बोर्न विद प्री प्रोग्राम्ड सेट्स ऑफ बिहेवियर एसेंशियल टू देयर सर्वाइवल। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी किट लगा के भेजी हुई है कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ता है। कोई कम लड़ता है, कोई ज्यादा लड़ता है, लेकिन हर कोई अपनी सर्वाइवल की जंग जो है वो लड़ता जरूर है। इंटरनेट के कनेक्शन लो आ रहे हैं, एक मिनट, क्यों लो आ रहे हैं? जी, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक प्रोग्रामिंग ऐसी करके भेजी हुई है कि हर कोई अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ता है। हर कोई जो है वो अपनी बसात के मुताबिक जितना उसका कोई कम लड़ता है, कोई ज्यादा लड़ता है, लेकिन हर कोई अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ता है। इन द साइकोलॉजी ऑफ 1800s, बिहेवियर वाज ऑफन explained in terms of instinct, learned complex patterns of behavior that occur in the presence of a particular stimuli। क्या मतलब, देखिए जरा। विलियम मैकडॉगल suggested that there are basic 11 distincts। एक इंसान के अंदर 11 इंस्टिंक्ट्स होते हैं, यानी इंसान के अंदर 11 ऐसी कुव्वतें होती हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं। ठीक है, इंसान के अंदर 11 ऐसी ताकतें हैं जो उसको उकसाती हैं कि तुमने फलां काम करना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी एक काम के लिए, वो किसी भी काम के लिए। तो बेसिकली 11 ताकतों का उसने जिक्र किया है। और वो 11 ताकतें क्या हैं, देखिए जरा। क्यूरियोसिटी, रिपल्शन, फाइट, एटसेट्रा। इसके बाद उसने क्या किया कि कुछ और इसके अंदर ऐड की। वो क्या थी? दैट वाज प्यूगनिस्टी। प्यूगनास्टी जो होती है, दिस इज कॉल्ड, जो इंसान का फसादी बिहेवियर होता है ना, उसको हम कहते हैं प्यूगनास्टी। उसके बाद ग्रिगेरियसनेस। ग्रिगेरियसनेस ये होती है के कि हम जब अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रिगेरियसनेस। ठीक हो गया। तो उसने इस तरह करके हमें 11 बताई और बाद में कुछ और ऐड की, और ये उसने बना दी लिस्ट 18 की। ठीक है, वो एक लिस्ट है, वो आप ले सकते हैं, नेट से मिल जाएगी आपको पूरी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि एक इंसान जब लड़ रहा होता है तो उसके अंदर लड़ने वाली इंस्टिंक्ट जो है वो उस वक्त उस पर कादिर हुई होती है। जब इंसान किसी अपने जैसे को पसंद कर रहा होता है तो उसके ऊपर ग्रीगेरियसनेस जो है वो जो है वो उसके ऊपर छाई होती है। जब कोई इंसान किसी चीज का मतलाशी होता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी की जो एक इम्पल्स है वो चल रही होती है। जब वो किसी से लड़ झगड़ रहा होता है तो उसके अंदर लड़ाई वाली एक जो इम्पल्स है वो एक्टिव हुई होती है। तो बेसिकली इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने, कौन सेज, विलियम मैकडॉगल सेज, कि इंसान के अंदर इन बिल्ट इन बोर्ड अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे बिहेवियर्स रखे हुए हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस रखी हुई हैं, कुछ ऐसी पल्सेस रखी हुई हैं, या कुछ ऐसी स्टिमुलीज रखी हुई हैं जो स्टिमुलीज उसको मुख्तलिफ बिहेवियर्स पर उकसाती हैं। ठीक हो गया। ये किसने कहा? विलियम मैकडॉगल ने।
इसके बाद आ गया फ्रूड। फ्रूड सेज he believed that behavior is caused by internal instincts, impulsive और drive। ये भी इस बात पे यकीन रखता था कि इंसान जो मोटिवेटेड होता है ना, इंसान उसके अंदर जो इम्पल्सिव होती हैं, जो ड्राइव्स होती हैं, जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो उन्हीं की वजह से मोटिवेटेड होता है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। उसने कहा कि इंसान के अंदर दो, उसने तो 18 बताई ना लेकिन फ्रूड ने कहा कि इंसान के अंदर दो तरह की इंस्टिंक्ट्स होती हैं। कौन सी? लाइफ इंस्टिंक्ट्स, जिसको उसने एरोस कहा, और डेथ इंस्टिंक्ट्स, जिसको उसने थैनेटोस कहा। लाइफ इंस्टिंक्ट्स हेल्प्स ह्यूमन एंड स्पीशीज टू सर्वाइव। लाइफ इंस्टिंक्ट जो होती है, लाइफ जिसको एरोज उसने कहा, वो ऐसी कुव्वत का नाम है, ऐसी ड्राइव का नाम है जो उसको सर्वाइवल की जंग करना सिखाती है, जिंदगी गुजारने की, जिंदगी के अंदर कैसे जिंदा रहना है वो बताती है। उसके बाद उसने द ड्राइव कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वुड्सवर्थ इन 1968 टू डिस्क्राइब द इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस ये भी बिल्कुल उसी से मिलती जुलती फोर्स जो थ्योरी है, ड्राइव थ्योरी, कि ये कहता है कि हर इंसान के अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो उसको पुश करती हैं कि ये तुम काम करो, ये तुम काम करो। इट इज जस्ट लाइक, ये एक खाने पीने की चीज से लेकर एक कोई बड़ा गोल अचीव करने तक, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी ड्राइव थ्योरी के अंदर आती हैं। अगर आप देखें तो इंसान के अंदर ही अल्लाह ताला ने एक ऐसी फोर्स पैदा की हुई है जो उसको किसी चीज को हासिल करने के लिए ड्राइव करती है। एंड बेसिकली जो वुड्सवर्थ था, वुडवर्थ ने इसको नाम दे दिया ड्राइव थ्योरी का। और उसने कहा कि इस ड्राइव थ्योरी के अंदर जो होम्योस्टैसिस है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। होम्योस्टैसिस क्या है? दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वॉल्टर कैनन। इसने कहा जी कि हाउ इंटरनल बॉडीली प्रोसेसेस आर मेंटेन्ड इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ बैलेंस। क्या मतलब? Hunger and thirst are two biological motives that operate within the homeostatic cycle. So, homeostasis is the process by which an organism try to maintain balance or steady state. देखिए, जब इंसान के अंदर किसी चीज की तलब जो है या ड्राइव जो है पैदा होती है और वो उसको हासिल करने के लिए लग जाता है, तो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को अंदर से पुश कर रहा है कि वो उसको अचीव करे जाकर। ठीक है, यानी उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी फोर्सेस रखी हैं जो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए उसको पुश करती हैं। तो ये जो पुश के दरमियान, यानी किसी चीज को हासिल करने से पहले और हासिल करने के दरमियान ये जो एक गैप पाया जाता है, बेसिकली जब हम इस गैप को फिल कर लेते हैं, ये चीज आपने जरा ध्यान में रखी है। होमोस्टैसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस। हमने एक बैलेंस तलाश करना होता है अपनी उस गोल और जो प्रीवियस स्टेट थी उसके दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेड अ ग्राफ ऑफ योर हंगर ओवर टाइम, यू वुड फाइंड दैट इट अपीयर्ड पीरियोडिकली। अगर हम अपनी भूख का ग्राफ बनाएं तो हम देखेंगे कि ये दिन में 3 बार या 4 दफा ये जो है वो हम करते हैं। और बाजुकात लेट नाइट अगर हम जाग रहे हो तो रात को लेट नाइट भी ये एक हमारी जो फोर्स है वो क्रिएट होती है। एंड व्हेन इट डज इट लीड्स टू अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड देन सेटिस्फाइड। और जब हम कुछ खा लेते हैं तो ये जो हमारी एक फोर्स क्रिएट हुई होती है अंदर से, वो सेटिस्फाई हो जाती है। आफ्टर रीचिंग द गोल ऑफ ईटिंग यू आर नॉट मोटिवेटेड बाय हंगर अगेन फॉर अ व्हाइल। जब आप कुछ खा लेते हैं तो एक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप बिल्कुल अपने आप को जो है वो ठीक महसूस करते हैं और आप फिर और कुछ खाने की तलब नहीं रखते। तो ये जो स्टेट है ना, कि जब आपकी वो तलब खत्म हो जाए तो फिर ये जो आपकी ये जो पुश थी ना, ये पुश खत्म हो जाती है। और इसको नाम दिया उसने होमोस्टैसिस का। होम्योस्टैसिस इंसान के अंदर की एक ऐसी अर्ज है, एक ऐसी ख्वाहिश है, एक ऐसी तरकीब है जो उसको उकसाती है किसी चीज को अचीव करने के लिए। जब वो उसको अचीव कर लेता है तो इसका मतलब कि वो एक बैलेंस अचीव कर लेता है और फिर वो जो उसकी मजीद उस चीज को हासिल करने की ख्वाहिश है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद ड्राइव थ्योरी के अंदर ही एक और थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड हल्स ड्राइव थ्योरी। The drive concept of motivation is often associated with the Hull's theory. Hull was influenced by the concept of homeostasis and proposed that organism is motivated to maintain. For example, when you go out with drinking water for a while, you have a biological need. आपको प्यास महसूस होती है, आपका जिस्म आपको, आपके दिमाग को, आपकी जुबान आपके दिमाग को मैसेज देती है कि
वो जो है वो क्या कर रही है, वो इस वक्त फीलिंग थर्स्टी, थर्स्ट लीड्स टू ड्रिंकिंग वाटर। आफ्टर यू रीच योर गोल, जब आप पानी पी लेते हैं, योर थर्स्ट ड्राइव इज रिड्यूस्ड एंड यू रेस्ट अंटिल योर बॉडी नीड्स मोर वाटर। आप उस वक्त तक पानी की तलब महसूस नहीं करते जब तक कि आपको दोबारा प्यास ना लगे। हल्स थ्योरी इज समटाइम रेफर टू एज अ पुश थ्योरी। तो हल की थ्योरी को भी नाम दिया गया पुश थ्योरी का। पुश थ्योरी हर उस थ्योरी के अंदर हम शामिल करते हैं जो इंटरनली ड्राइव होती है। जब हमारे अंदर से कोई फोर्स पैदा होती है तो हम उसको पुश का नाम देते हैं, ठीक है। जब अंदर से हमारे को ड्राइव क्रिएट होती है तो हम उसको पुश का नाम देते हैं। तो बेसिकली हल्स ड्राइव थ्योरी भी पुश पर है, और जो आपकी वुड्सवर्थ की थ्योरी है वो भी पुश के ऊपर है। तो ड्राइव थ्योरी बेसिकली पुश का नाम है कि जब हमारे अंदर से कोई चीज हमें पुश करती है, पुश का मतलब होता है आगे की तरफ धकेलना। तो जब हमें अंदर से कोई ड्राइविंग फोर्स पुश करती है कि ये काम करो, तो वो ड्राइव थ्योरी के अंदर आता है। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। ओके जी, लेट्स मूव। तीसरी थ्योरी हमारे पास है, और ये पेपर में अभी 2000 एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए हैं पेपर, तो मैं 2018 का पेपर देख रहा था। 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज मोटिवेशन, डिस्क्राइब टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक हो गया, तो उस हवाले से ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो तीसरी थ्योरी है हमारी इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी जो है ये बेसिकली पुश नहीं है, ये पुश का कंट्रास्ट है, बल्कि ये पुल पर चलती है। ये पुल थ्योरी है। देखिए, पुश होता है आपके अंदर से जब कोई बिहेवियर जनरेट हो, आपके अंदर से जब कोई ड्राइविंग फोर्स जनरेट हो, इसको कहते हैं पुश। लेकिन एक होता है पुल। पुल वो होता है जो जिसको आप अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ठीक हो गया, पुल किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, पुल करना। तो पुल फोर्स जो है, पुल थ्योरी जो है, या इंसेंटिव थ्योरी जो है, वो पुल के साथ जोड़ी जाती है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लार्ज मील, आपने एक बहुत रज के खाना खाया, वी में ऑफन ऑर्डर अ पीस ऑफ चीज केक। हम बहुत अच्छा खाना, पेट भर के खाना खाने के बाद हम एक चीज केक का ऑर्डर कर देते हैं, बात किसी मीठे का ऑर्डर कर देते हैं। नॉट बिकॉज वी नीड इट इन एनी फिजियोलॉजिकल सेंस। ये नहीं होता कि हमें भूख लगी हुई है और हम उसको अपनी भूख को मिटाना चाह रहे हैं, नहीं। देर इज बट देर इज ऑन द डेजर्ट कार्ट एंड लुक सो गुड एंड टेस्टी। सिर्फ इसलिए कि हमें जो हमें वो मेन्यू दिखाया जाता है उसमें हमें वो खूबसूरत लग रहा होता है, या हमें लग रहा होता है कि यार ये मजेदार होगा, या हमें लग रहा होता है कि ये अच्छा होगा। 10 incentives are the objects or events in the environment that motivate the individuals in the absence of any apparent biological need। यानी जब आपको इंटरनली कोई पुश नहीं होती, इंटरनली कोई बियोलॉजिकल नीड नहीं होती, इंटरनली कोई प्यास नहीं लगी होती, आप वैसे ही अपनी एनवायरनमेंट से मुतासिर होकर जब किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो इट कम्स इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव्स कैन आइदर बी नेगेटिव, इंसेंटिव्स कैन बी अ पॉजिटिव। ये इंसेंटिव्स जो हैं वो बाजुकात हम पॉजिटिव सेंस में भी होते हैं, और ये इंसेंटिव्स जो हैं वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकते हैं। यानी बहुत सारी चीजें हम जिंदगी के अंदर ऐसी करते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, सिर्फ इन्वायरमेंट देखकर हम जो है वो उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तो होप ये थ्योरी क्लियर आपको। जी, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं मैस्लो की थ्योरी पे। मैस्लोज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ये थ्योरी आप आगे भी जो आपने 2 साल आप पढ़ते रहेंगे उसमें भी ये थ्योरी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप पढ़ेंगे। मैस्लोज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। मैस्लोज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी समझने के लिए इसका ये जो फिगर है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये फिगर हमें समझ आ जाती है तो ये हमें थ्योरी समझ आ जाएगी। देखिए, मैस्लो सेज कि देयर आर 5 नीड्स। बेसिकली इसको मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं, इसको मैस्लोज नीड थ्योरी भी कहते हैं। और मैस्लो कहता है कि एवरी ह्यूमन हैज 5 नीड्स, और ये नीचे से शुरू होती हैं, ऊपर से नहीं शुरू होती हैं, ये नीचे से शुरू होती हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। हर इंसान की जो सबसे पहली नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड वो होती है ऐसी नीड्स जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये भी इनर नीड है, ठीक है, ये भी इंसान की इनर नीड है, ये सर्वाइवल है।
ये सर्वाइवल की जंग है। हमने पढ़ा था ना कि इंसान के अंदर सर्वाइवल फोर्सेस होती हैं जो इनबोर्न होती हैं, जो उसको अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाल के पैदा किया है कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ता है। खा वो एक छोटा बच्चा हो, अगर उसको भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है रोने के दौरान? वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है। वो चाहता है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल। तो फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है, हमें जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत हो वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें हमारी रोटी आती है, जिसमें हमारा पानी आता है, जिसमें हमारी जो है वो हवा आती है। बेसिक नीड्स, जिसको हम बेसिक नीड्स कहते हैं, वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी ऐसी नीड्स जो कि हमें अपनी जिंदगी को मुस्तहकम रखने के लिए, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए हमें हेल्प आउट करती हैं। यानी इंसान के अंदर की ऐसी फोर्सेस जिनके लिए वो जंग लड़ता है, वो जरूरतें पूरी करता है। वो जरूरतें क्या कहलाती हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स। कि जैसे कोई इंसान खाना खाता है, क्यों खाता है? नहीं खाएगा तो मर जाएगा। कोई इंसान हवा लेता है, क्यों लेता है? नहीं लेगा तो मर जाएगा। कोई इंसान पानी पीता है, नहीं पिएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। जब इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं तो उसकी नीड्स का लेवल बढ़ता है और वो कोशिश करता है कि वो सेफ्टी नीड्स की तरफ जाए। सेफ्टी नीड्स ऐसी नीड्स होती हैं जिसमें इंसान चाहता है कि ये जो मौसमी हालात हैं, ये जो बारिश है, ये धूप है, ये खिजां है, ये बहार है, ये इस पर असर ना करे। तो उसके सर के ऊपर कोई छत हो, उसके बदन के ऊपर कोई कपड़े हों, गर्मियों में गर्म कपड़े जो है वो ठंडे कपड़े हों, सर्दियों में गर्म कपड़े हों, ताकि वो मौसमी हालात से बच सके। उसके सर के ऊपर छत हो ताकि कोई जंगली जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सके, ताकि मौसम के तगय्युरात उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो सेफ्टी नीड्स क्या हैं? वो सारी जरूरतें जो इंसान अपनी पूरी करता है अपने आप को सेफ रखने के लिए, बाहर की दुनिया से सेफ रखने के लिए, जानवरों से सेफ रखने के लिए, मौसमी हालात से जो है वो सेफ रखने के लिए। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स इंसान की जिंदा रहने के लिए बेसिक नीड्स, और सेफ्टी नीड्स वो नीड्स होती हैं जिसमें इंसान उन नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है जिससे वो नुकसान ना पहुंचे उसको एनवायरनमेंट से। इसके बाद जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो रही होती हैं, सेफ्टी नीड्स भी पूरी होती हैं, तो उसके साथ साथ उसको बिलोंगिंगनेस की भी नीड्स होती हैं, लव की नीड्स भी होती हैं। इसको हम सोशल नीड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको बिलोंगिंगनेस भी कहते हैं, लव भी कहते हैं, सोशल नीड्स भी कहते हैं। यानी इंसान चाहता है कि उसके भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, कोई यार दोस्त हो जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करे, अपना वक्त गुजारे, उनके साथ एक अच्छा एक लव बिलोंगिंगनेस का माहौल हो। दिस इज कॉल्ड सोशल नीड्स। यानी हर इंसान की तलब होती है कि वो सोशल नीड्स भी अपनी फुलफिल करे। जब उसकी सोशल नीड्स भी फुलफिल हो रही होती हैं तो फिर अगली स्टेज उसकी आ जाती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम ये होता है कि हर इंसान चाहता है कि जिस मुआशरे के अंदर वो जिंदा है, जिस मुआशरे के अंदर वो रहता है या जिस जगह में वो रहता है, वहां पर उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ एस्टीम हो, लोग उसको 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 एक कदर की निगाह से देखें, लोग उसको एक जो है वो रिस्पेक्ट की निगाह से देखें। तो ये उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं कि जहां पर वो रहता है, जहां वो जिंदगी गुजारता है, तो वो लोग उसको रिस्पेक्ट करें, उसको कदर करें, उसको अहमियत दें। ये उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स के अंदर आती हैं। इसके बाद जब ये नीड्स भी उसकी पूरी होती हैं तो फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ लग जाता है। वो चाहता है कि वो दुनिया के अंदर कुछ ऐसा करे, एक ऐसा मुनफरिद करे जो दुनिया के अंदर कोई नहीं करता या बहुत कम लोग करते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऐसी नीड्स होती हैं जिसमें इंसान दुनिया से एक इनफरादी मुकाम हासिल करना, जैसे जैसे कायदे आजम सेल्फ एक्चुअलाइज नीड्स को उन्होंने फुलफिल किया। यार ये जुबैर, मेरे ख्याल आपके कोई नेट में प्रॉब्लम है। मैंने तो अब वो बिल्कुल माइक को मुंह के पास रखा हुआ है। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऐसी होती हैं जो इंसान चाहता है कि कुछ ऐसा इनफरादी काम कर जाए, एक ऐसा काम कर जाए जिससे उसकी जो जी जी जुबैर साहब, मैं आपसे कहा कि मैं इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम डूइंग इट। मतलब बिल्कुल माइक मेरे इट इज वेरी नियर टू माई माउथ। बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है मेरी आवाज का? नो सर, आवाज ठीक आ रही।
तो फिर इसका मतलब जुबैर साहब आपके नेट में कोई इशू है, हमारे साइड पे कोई इशू नहीं। अगर बाकी लोग सही सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपके नेट पे प्रॉब्लम है। अच्छा जी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब देखिए जरा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि जैसे जैसे कायद आजम एक मुनफरिद काम किया, जैसे इलामा इकबाल एक मुनफरिद काम किया, खैर ये तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने बड़े काम किए। आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, भाई सब तो नहीं खिला रहे हैं ना, आप डिफरेंट हैं, आप खिला रहे हैं। आप किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हैं, भाई सब तो नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। आप कोई अपना कोई ऐसा चैरिटी का काम कर देते हैं, आप ऐसा भलाई का काम कर देते हैं, आप ऐसा किसी की खुशनुदी का काम कर देते हैं। ये सारे काम किसके अंदर आते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। तो बेसिकली मैस्लो ने 5 नीड्स बताई कि हर इंसान की 5 नीड्स होती हैं। वो इन पांचों नीड्स को बारी बारी भी पूरा कर सकता है, इन पांचों नीड्स को इकट्ठे भी लेके चल रहा होता है। यानी हो सकता है वो इन 2 नीड्स पे भी काम कर रहा है, साथ ही साथ वो इन पे भी काम कर रहा है। तो ये जो होती हैं ये हमारी लोअर लेवल की नीड्स होती हैं, और ये जो हम ऊपर वाली 3 हैं ये हमारी हायर लेवल की नीड्स होती हैं। तो एक इंसान एक वक्त में पांचों नीड्स पे भी काम कर रहा होता है, बल्कि आप देखें आप पांचों नीड्स पे काम कर रहे होते हैं। आप अपने खाने पीने का ध्यान भी रख रहे होते हैं, आप अपनी सेफ्टी नीड्स का भी ध्यान रख रहे होते हैं, आप एक ही वक्त में अपने लव और सोशल नीड्स को भी पूरा कर रहे होते हैं, साथ ही साथ अपने सेल्फ एस्टीम पे भी काम कर रहे होते हैं, और आप कुछ मुनफरिद काम भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एक इंसान ये 5 पे एक वक्त में भी काम कर रहा होता है, और बारी बारी भी काम कर सकता है। तो ये है हमारा मैस्लो। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, होपफुली ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ गया जी कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव कॉग्निटिव का वर्ड पहले भी इस पे हम बात कर चुके हैं कि कॉग्निशन या कॉग्निटिव का वर्ड जब भी आए तो कॉग्निटिव से मुराद हमारे फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कोई ऐसी चीज जो जिसका ताल्लुक हमारी सोच के साथ, हमारी दिमाग के साथ है, हमारी थिंकिंग के साथ है, हमारी कॉग्निशन के साथ है। तो कॉग्निटिव थ्योरी टू मोटिवेशन एम्फसाइज ऑन the role of our thoughts, our expectations, and understanding. For instance, according to Rotter's theory, two kinds of cognitions underlie our behavior. हमारे बिहेवियर के अंदर दो तरह की cognitions होती हैं. The first is our expectation that a behavior will cause us to reach a particular goal, and the second is our understanding of the value of the goal. कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि हर इंसान के अंदर दो तरह की जो है वो कॉग्निशंस होती हैं, दो तरह के जो है वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक ये कि उसकी एक्सपेक्टेशन, गोल से एक्सपेक्टेशन, तो फिर दूसरी गोल की उसके लिए वैल्यू। मसलन अ, ये बिल्कुल ऐसी है कि आप ये सोचते हैं कि आप बीबीए करके आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर कोई मैनेजर, इंशाल्लाह कोई एक अच्छा बिजनेस इंशाल्लाह आप लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली इसमें अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बीबीए डिग्री के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप एक अच्छी पोजीशन मुआशरे के अंदर हासिल कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस गोल। और दूसरी क्या चीज है कि इस गोल की अब आपके लिए वैल्यू क्या है। भाई अगर तो आप खाते पीते हैं, आप अच्छे घर के हैं, आपके पास खुला पैसा है, तो मेरा ख्याल है ये वाली जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ये कहीं रास्ते में दम तोड़ जाएगी। आप कहेंगे बस ठीक है यार, पढ़ लिया ना, पढ़ लेंगे कोई नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो गोल आपके लिए वैल्यू रखता हो ना वो भी मैटर करता है। खाली गोल की अहमियत होना काफी नहीं है, खाली गोल बनाना ही काफी नहीं होता, गोल की आप कितनी वैल्यू है आपके लिए वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, the degree to which we are motivated to study for a test will be based jointly on our expectations of how well our studying will pay off. बिल्कुल वही एग्जांपल है कि जी जितना अच्छा हम पढ़ेंगे, जितने अच्छे हम ग्रेड्स लेंगे, उतना ही अच्छा हमें हमारी डिग्री जो है वो पे ऑफ करेगी। यानी एक इंसान ऐसा ही है कि वो मेहनत करे ना, कोई काम करे ना और कहे कि मुझे फलां चीज मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको यू शुड बी मोटिवेटेड, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। तो 5 थ्योरीज जी हमने पढ़ ली। इंस्टिंक्ट थ्योरी, ड्राइव थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी, ड्राइव थ्योरी, उसके बाद हमने देखी इंसेंटिव थ्योरी, उसके बाद हमने देखी मैस्लो थ्योरी, और लास्ट में हमने देखी कॉग्निटिव थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी ये थी कि हमें बताया गया कि दो थ्योरीज इसमें बेसिकली हमने पढ़ी, एक फ्रूड की थ्योरी पढ़ी और एक मैकडोगल्स की थ्योरी पढ़ी। मैकडोगल ने कहा कि तकरीबन 18 इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल इंस्टिंक्ट्स हैं जो किसी भी इंसान को उकसाती हैं कुछ करने के लिए। वो फाइट हो, वो प्यूगनिस्टी हो, वो ग्रीगेरियसनेस हो, वो लव हो, वो जो है वो एक्यूरिसिटी हो। तो उसने 18 स्टेट्स हमें बताई, इंस्टिंक्ट्स बताई, इंस्टिंक्ट्स बताई। और फ्रीहूड ने कहा
कि नहीं, दो दो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एक को उसने नाम दिया एरोस का और एक को उसने नाम दिया थैनाटोस का, कि एक का मतलब लाइफ और दूसरी का मतलब डेथ। फिर ड्राइव थ्योरी थी, ड्राइव थ्योरी के अंदर हमने ये देखा कि ऐसी ऐसी इम्पल्स जो हमें अंदर से पुश करे, हमें अंदर से उकसाए कि हम कुछ करें, और जब वो चीज हम हासिल कर लेते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है। तो इसका मतलब बेसिकली ये जो ड्राइव थ्योरी है वो ये कहती है कि हम वो बैलेंस ही तलाश करना चाहते हैं। किसी चीज को हासिल कर लेने के बाद हमारे अंदर बैलेंस आ जाता है, तो इंसान बेसिकली वो बैलेंस तलाश करता है। तो ये एक पुश थ्योरी थी, यानी हमारे अंदर से एक ड्राइव जनरेट होती है। हल्स ड्राइव थ्योरी भी जो है वो पुश थ्योरी पे लाई करती है। और इसके बाद हमने चौथे नंबर पे पढ़ा, तीसरे नंबर पे पढ़ा इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी बेसिकली हमारी पुल थ्योरी पे थी। पुल थ्योरी ये था कि हमें जब अपनी एनवायरनमेंट से कुछ चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और हम उनकी तरफ जो है वो माइल हो जाते हैं कि हमने इनको अचीव करना है, तो इट कम्स अंडर इंसेंटिव थ्योरी। और इसके बाद हमने देखा मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी के अंदर हमने 5 चीजें देखी: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी थी। कॉग्निटिव थ्योरी सेज कि एक हमारा गोल सेट करना और एक उस गोल की हमारे लिए वैल्यू, ये दोनों चीजें जो है वो कॉग्निशन थ्योरी के अंदर